Hello beta, welcome back. We are doing 6th chapter Poets and Pancake. But we are doing the word to word explanation of the chapter. I have uploaded 3 videos. In the first one, we did introduction. In the second one, I told you summary. And in the third one, we started word to word explanation. Reading of the chapter we started. हमने जो है chapter की reading start की थी. And one more thing I want to share with you, which I observed. सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है ना वो समरी वाली वीडियो पे हैं, तो मतलब यू वांट द थिंग्स इन शॉर्ट। ये चीज़ मैंने बहुत देखी कि आपको शॉर्ट में चीज़ें चाहिए, ठीक है। यू डोंट वांट टू नो इन डिटेल में नहीं जानना चाहते। बट ना इन द केस ऑफ स्टास यू कैन डू दिस थिंग, बट नॉट इन द केस ऑफ फ्लैमिंगो। बेटा एक थिंग मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि फ्लैमिंगो के केस में ऐसा मत कीजिए। फ्लैमिंगो के केस में चैप्टर को पढ़िए। इन द केस ऑफ विस्टास यू कैन डू, वहाँ पे आप कर सकते हैं, बिकॉज ओनली 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ हद तक चल जाएगा, बिल्कुल। देखो शोर तो मैं वहाँ भी नहीं कह रही, कुछ हद तक चल सकता है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सिर्फ समरी पढ़ेंगे। ओके, लिए ऑल दीज थिंग्स। काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाती है, फालतू की बातें छोड़ के अपने काम पे फोकस करते हैं। एंड व्हाट वी डिड अप टू नाउ इन ब्रीफ, लेट रिकॉल, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। देखिए, द नेम ऑफ द चैप्टर इज पोएट्स एंड पैनकेक्स. In the starting of the chapter we discussed regarding pancake, ठीक है. What is pancake? A brand name of makeup material. It is brought truckloads in a Gemini studio. And beside that we discussed the building of makeup department that is situated in the stable of Robert Clive. It's just like hair cutting salon, okay. And most of characters and hero heroine are made ugly in that department. Then in the third part we discussed this also give a perfect example of national integration. इसमें हमने ये भी पढ़ा कि ये डिपार्टमेंट किसका परफेक्ट एग्जाम्पल देता है, नेशनल इंटीग्रेशन का. बिकॉज the person belong to different states such as Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra and others also. Those are working together in the same department. That's in such manner it's give a perfect example of national integration. Then we discussed hierarchy कि ये डिपार्टमेंट hierarchy भी शो करता है. Hierarchy because every work is divided according to the rank. जैसा पर्सन का रैंक है उसके अकॉर्डिंग उसका काम डिवाइडेड है. चीफ मेकअप मैन, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस बॉय. अब एंट्री हो जाती है इस इंसान की, जो कि नरेटर के लिए बहुत ना जो था इरिटेटिंग था. अभी आगे आएगा, ठीक है. नरेटर एंड ऑफिस बॉय बोथ आर डिफरेंट. मैं बार बार आपको बता रही हूँ बेटा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने दोनों को सेम बता दिया था, इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि आप इस गलत फहमी में ना रहें. वो चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए कि मैंने काम को एक जैसा समझ के मैंने आपको बोल दिया, बट बोथ आर डिफरेंट. ऑफिस बॉय एंड नरेटर बोथ आर डिफरेंट. आज जो पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है. तो अभी डिस्क्रिप्शन किसका चल रहा है, ऑफिस बॉय का. थोड़ा सा हम कर चुके हैं. ऑफिस बॉय एज नियर अबाउट 40s, जिसकी एज कितनी है, लगभग जो है वो 40 है. एंड बिसाइड दैट ही वॉज हैविंग द वर्क टू डू द मेकअप ऑफ क्राउड, जिसका काम भी क्या है, क्राउड का मेकअप करना, ठीक है. एंड बिसाइड दैट नो ही वॉज नॉट हैविंग रिस्पेक्ट इन द जेमिनी स्टूडियो. उसमें जेमिनी स्टूडियो में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं थी. अब नरेटर उसके बारे में क्या कुछ बताता है वो देखिए. ज़्यादा कुछ नहीं, ऑफिस बॉय के बारे में यही 2-3 बातें हैं. अब आइए हमने स्टार्ट करना अब यहाँ से. देखिए, ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट. ये किसके लिए हैं, दिस पॉइंट इज़ फॉर ऑफिस बॉय, ठीक है, कि वो पोइट भी था और जो है उसके अंदर मतलब क्वालिटी एक राइटर की भी थी, पोइट की भी थी. एंड ही केम इन द स्टूडियो इन द होप टू बिकम अ स्टार एक्टर, अ टॉप स्क्रीन राइटर, बट ना ही बिकेम ऑफिस बॉय. लेकिन वो बन के गया ऑफिस बॉय, ठीक है. तो उसकी जो एक मिजरेबल सिचुएशन है वो यहाँ पे बताई है. अब देखिए यहाँ से, आज हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है. 4 मिनट वैसे जा चुकी हैं, सुनिए. इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिसाइल टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज. इन दोज डेज आई यहाँ पे अशोकामित्रन कहते हैं. उन दिनों में एक ना स्मॉल रूम में, क्यूबिसाइल क्या होता है, छोटा सा कमरा, ठीक है. एक छोटे से कमरे में काम करता था, जिसका केबिन भी कह सकते हैं आप क्यूबिसाइल का, केबिन, ठीक है. केबिन में काम करता था जिसकी दोनों विंडोज़ जो थी वो फ्रेंच विंडोज़ थी, दोनों साइड में भी ओपन होती थी, जैसे होते ना दरवाजे. अब तो हर घर में भी मिल जाएंगे जो दोनों साइड खिलते हो, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी फ्रेंच विंडोज़ थी. पर मुझे नहीं पता था. ये बता अब
बात बताने का मतलब है कि भाई वो उसका केबिन जो था वो थोड़ा स्टाइलिश था, ठीक है। चलिए, सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़ पेपर डे इन एंड डे आउट मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। सारा दिन मुझे अपने डेस्क पे बैठ के पेपर फाड़ते हुए देख के लोगों को लगता था कि मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। पेपर कटिंग अब कौन करता है? नरेटर करता है, ठीक है। पेपर कटिंग कौन करता है? नरेटर करता है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। ऐसा लगता था कि बॉस को भी ऐसा ही लगता है। मैं कई बार मुझे लगता था कि बॉस भी यही सोचता कि मैं कुछ नहीं करता। बॉस SS वासन, ठीक है। मैं भी मतलब दैट नॉट हैविंग रिस्पेक्ट इन द आइज ऑफ हिम, ऑनर ऑल्सो इन द आइज ऑफ बॉस ऑल्सो। चलिए, so anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture। इसलिए कोई भी जिसे ये फील होता है कि मुझे कुछ काम आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, जिसे मुझे जो है वो कुछ काम देना चाहिए, वो कोई भी मेरे उसमें एंट्री कर जाता। बार्ज इनटू होता बेटा एंटर्ड। द पर्सन एंटर इनटू माय क्यूबिसल, मेरे केबिन में एंट्री करता है। डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, एक लंबा चौड़ा लेक्चर पिला देता। कि भी अगर मैं ऐसा कोई होता ना जो ये फील करता कि आई शुड बी गिवन समन ऑक्यूपेशन, कि मुझे कोई काम दिया जाना चाहिए, उन्हें ये लगता था कि क्या इसको कुछ काम ही नहीं है, इसको कुछ काम दो, तो कोई भी आके मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर पिला जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, अब ये बॉय कौन है बेटा? ये ऑफिस बॉय हैं, ठीक है। देखिए ऑफिस बॉय के बारे में नरेटर क्या सोचता है ये बताएगा। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी अनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। वो लड़का जो मेकअप डिपार्टमेंट में था उसने भी यही डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपने आप को अनलाइटन कि अनकरेज करना चाहिए, कितना लिटरेरी टैलेंट है मेरे अंदर, ठीक है। ही ऑब्जर्व माई टैलेंट, ही वॉज ऑल्सो पोइट, भाई वो भी पोइट था, तो उसने मेरे टैलेंट को ऑब्जर्व किया। और ही आल्सो टोल्ड मी आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टैलेंट इन दिस डिपार्टमेंट विच इज़ फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। परवर्ट का मीनिंग होता है बेटा द पर्सन ऑफ अब नॉर्मल बिहेवियर, जिसे हम फूल्स कह सकते हैं। द पर्सन हु आर हैविंग लो IQ लेवल, ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है परवर्ट्स। कि पागलों के और नाइयों के ग्रुप में मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, जिसे ये लगता था मुझे अपने आप को अनक्रेज करना चाहिए। Soon I was praying for crowd shooting all the time। मैं भी हमेशा यही प्रेयर करता रहता कि भी क्राउड शूटिंग हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, क्योंकि इसके अलावा और तो मुझे उसके इतने लंबे लंबे एपिक्स से नहीं बचा सकता था। वो उसके सामने आके अपनी पोइट्री सुनाने लग जाता, ठीक है। एपिक्स होता है बेटा लॉन्ग पोएम्स, एपिक्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग पोएम्स। तो वो उसके सामने जो लंबी लंबी पोएम सुनाने लग जाता था, वो कहता है भी उनसे बचने के लिए मैं हमेशा यही प्रेयर करता था कि भी क्राउड शूटिंग होनी चाहिए, क्राउड शूटिंग होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफिस बॉय वॉज हैविंग द टास्क टू डू द मेकअप ऑफ क्राउड, ठीक है। तो जब क्राउड का मेकअप करेगा तो उसके पास अपनी पोएम सुनाने के लिए, अपनी एपिक्स सुनाने के लिए नहीं आएगा। एपिक्स का मीनिंग क्या है? लॉन्ग पोएम्स, बुक में लिख लो। परवर्ट्स का मीनिंग है बेटा द पर्सन हु इज़ हैविंग अब नॉर्मल बिहेवियर। अनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान का मिलना, ठीक है। आपने सरमनेट बनारस में पढ़ा होगा ना, अनलाइटेंड गेट द नॉलेज। तो यहाँ पे अनकरेज्ड भी कह सकते हैं कि मुझे ज्ञान बांटता था वो, कितना भी ये टैलेंट जो है यहाँ बर्बाद कर रहा है। गॉट इट? तो ये उसके थॉट हैं दैट ही थॉट रिगार्डिंग ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय के रिगार्डिंग सोचता था। अब आइए आगे, अब एंट्री होएगी सुब्बू की। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा, यही पूछा जाता है व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। तो क्लियर है क्या करता था? मेकअप ऑफ क्राउड। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो? फॉर बिकमिंग स्टार एक्टर एंड स्क्रीन राइटर, ठीक है। Why was he disappointed? Because nobody observed his talent and he became an office boy, ठीक है। Why did the author appear to be doing nothing at the studio? Because he was not having any task to do. He only tear the newspaper articles and set them in the file, और उन्हें फाइल में क्या करता था? सेट करता था, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। In all instances of frustration, you will always find the anger directed toward a single person openly or covertly, and this man of a makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोटमंगलम सुब्बू। अब ध्यान से समझना बेटा, सुब्बू आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
इन ऑल इंस्टेंसेज, इंस्टेंसेज वैसे तो बेटा सिचुएशंस भी हो सकता है, एग्जाम्पल्स भी हो सकता है, बट यहाँ पे सिचुएशन होगा। इन ऑल सिचुएशंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड अ सिंगल पर्सन। हर गुस्सा जो है हमेशा एक ही इंसान की तरफ जाता था। खुले तौर पे, कई बार तो खुले तौर पे ही ब्लेम कर देते थे उस इंसान को, या फिर सीक्रेटली उस इंसान को ब्लेम करते थे। दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट, और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो इंसान है ना, अब ये मेकअप डिपार्टमेंट का इंसान से मतलब क्या है, वही ऑफिस बॉय, ठीक है। दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज होता है बेटा मिजरीज, पेन, वैसे दुश्मन को भी बोलते हैं WOE, वो एनिमीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिजरीज है। उसके जितने भी पेन हैं, इग्नोमिटी होता है बेटा लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, जहाँ सम्मान ना मिले, कि जो उसका अपमान हो रहा है, जो उसका पेन है, एंड निगलेक्ट, और जो इसको निगलेक्ट किया जा रहा है स्टूडियो के अंदर, ओ फॉर ऑल दीज थिंग्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कोटमंगलम सुब्बू। गॉट इट? मतलब वो ये कह रहा है कि जो ऑफिस बॉय हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति होती है फ्रस्ट्रेशन की, आपको हमेशा एक ही इंसान मिलेगा जिस पे या तो खुले तौर पे या सीक्रेटली ये इंसान अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जो जिम्मेवार हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप कह सकते हैं, उनके लिए जो ब्लेम करता है उन सब के लिए, ही ब्लेम्ड ओनली एंड ओनली वन पर्सन एंड दैट इज सुब्बू। ही कंसिडर्ड दैट ऑल हिज मिजरीज एंड द रिस्पेक्ट विच ही वॉज नॉट गेटिंग इन दैट वन, द डिसरिस्पेक्ट विच ही वॉज बियरिंग इन द जेमिनी स्टूडियो, दैट वॉज ड्यू टू सुब्बू। वो सब कुछ किसके कारण था? सुब्बू के कारण था। ये किसको लगता है? ऑफिस बॉय को लगता है, ठीक है। अब आ गया सुब्बू, ठीक है। सबसे पहली चीज़, सुब्बू वॉज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। पहले उसका इंट्रो चलेगा बेटा, थोड़ा सा इंट्रो में बता दिया उसका कि ही इज़ नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। आगे सुनिए, फिर है ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर अनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। उसकी इतनी अनक्रेजिंग ओपनिंग नहीं थी फिल्मों में जितनी कि हमारी मेकअप बॉय की थी। अब यहाँ पे ना बेटा इसके अंदर अब जो हम पढ़ेंगे 3-4 लाइन, उनमें कंपैरिजन है। किस किस का कंपैरिजन है ये समझो। उसमें बेटा कंपैरिजन है, देखिए बेटा कंपैरिजन है किस किस के बीच में, यहाँ पे कंपैरिजन है ऑफिस बॉय और आपका कोटमंगलम सुब्बू के बीच में कंपैरिजन है। कंपैरिजन के 2-3 बेसिस होंगे। पहला बेस तो जो है वो उसका फिल्मों वाला टैलेंट है, ठीक है। मतलब आप कहें कि उनकी स्टार्टिंग इन द जेमिनी स्टूडियो, कि जेमिनी स्टूडियो में जब उन्होंने अपना काम करना शुरू किया उसके रिगार्डिंग है। सेकंड कंपैरिजन दैट इज़ रिगार्डिंग एजुकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, एजुकेशन छोड़िए, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल, ठीक है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन है। तो इन बोथ वेज हु इज सुपीरियर, ऑफिस बॉय इज सुपीरियर। एक बात समझना, दोनों तरीके से सुपीरियर कौन है? ऑफिस बॉय हैं। अभी पढ़ेंगे, देखो फिर क्लियर होएगा आपका। सुनो, वो कहता है ही कुड नॉट हैव had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had। उसकी इतनी जानदार ओपनिंग नहीं थी फिल्मों में जितनी कि हमारे मेकअप बॉय की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इससे अपोजिट, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। बल्कि उसे तो कॉन्ट्रेरी तो अपोजिट, बल्कि इससे अपोजिट सिचुएशन थी, उसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी को, ठीक है, बियर करना पड़ा, डिफ़िकल्ट टाइम को बियर करना पड़ा फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपना कैरियर शुरू किया। देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे जो हैं जो फर्मली एस्टेब्लिश्ड, जो फर्म के तौर पे फिल्म स्टूडियो, जो फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, ठीक है। जेमिनी स्टूडियो वॉज वन ऑफ दैम, ठीक है, उन्हीं में से एक था। तो बहुत ज़्यादा नहीं बने थे, दैट्स वाई ही हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ हिज कैरियर। जो उसको अपना कैरियर था उसे स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम बियर करनी पड़ी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मैटर की बात करें तो स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय। हमारे लड़के से ज़्यादा वो नहीं, वो लीड कर रहा, मतलब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब हमारा लड़का नरेटर का बेटा नहीं है, हमारा लड़का कौन है? ऑफिस बॉय है। आर यू गेटिंग? तो हमने ये दोनों बातें कर ली। उनका कंपैरिजन, हु इज़ बेटर
ऑफिस बॉय, अकॉर्डिंग टू नरेटर, हमें नहीं पता कौन बेटर है, बट अकॉर्डिंग टू नरेटर ऑफिस बॉय इज मोर टैलेंटेड देन सुब्बू, बट हु इज इन पावर, सुब्बू इज इन पावर। देखिए प्राइवेट कंपनीज में यही होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कि जो फ्लैटरिंग करते हैं वो ज़्यादा टॉप पे जाते हैं, मेहनती होते, टैलेंटेड होते हैं, वो तो भाई उनको तो भाई चांस की होती है, लक की बात होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अब शुरू होगा बेटा सुब्बू। ठीक है, अब सुब्बू की क्वालिटीज सुनिए। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण अ वर्च्यू इंडीड, लेकिन उसका भाई गुण था कि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। यस वर्च्यू, कि हाँ बिल्कुल ये गुण है उसका, एक क्वालिटी है। वर्च्यू क्या होता है, क्वालिटी। इंडीड मतलब किसी को इस बात पे शक हो तो वो गलत है। ब्राह्मण फैमिली में पैदा होना एक किस्मत कंसीडर की जाती थी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो बेटा, तो हमने इंडिगो पढ़ा था, इंडिगो में प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड था। इसमें भी मैंने कहा है बेटा 1940 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड है, तो एट दैट टाइम व्हाट वाज देयर, अनटचेबिलिटी। वहाँ पे क्या था, अनटचेबिलिटी थी। और उस टाइम पे जो ब्राह्मण था, दोज वर कंसीडर द, यू कैन से द टॉप रैंक सोसाइटी। उस टाइम पे एक टॉप रैंक उस सोसाइटी में जो है वो कंसीडर किया जाता था, किसको, ब्राह्मण को। तो कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, तो एक तो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस, और दूसरा ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मीनिंग होता है बेटा प्रॉस्पेरियस। ठीक है, इसलिए उसे जो है वो बहुत ही प्रॉस्पेरियस जो सिचुएशंस और जो लोग थे, यहाँ देखो सिचुएशन से आगे पीपल भी हैं, आगे आप जाके देखेंगे ना, सिचुएशंस एंड पीपल, उसके भी साथ साथ जो है, अगर वो ये नहीं होता तो शायद उसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, लेकिन उसे एक्सपोजर मिल गया प्रॉस्पेरियस लोगों का, रिच लोगों का। एक्सपोजर मिल गया किसका, ज़्यादा रिच लोगों का, प्रॉस्पेरियस लोगों का, बिकॉज ऑफ बिकमिंग अ ब्राह्मण। ब्राह्मण बनने के कारण उसे एक चांस मिल गया, जो लोग हैं उसके फेवर में हो गए। गॉट इट, तो पहला ये। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्वालिटी शुरू होंगी जो मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल द टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। अब ये सुब्बू की क्वालिटी थी कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जाए ना, तो भी हमेशा खुश रहता था, चीयरफुल रहता था। ये उसकी पहली क्वालिटी थी, यही एबिलिटी थी जो उसे टॉप पे लेके गई। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ठीक है, उसके पास हमेशा किसी ना किसी को देने के लिए काम होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, अपने आप से कुछ नहीं करता था, बॉस काम थोड़ी करता है, बॉस तो दूसरों को ऑर्डर देता है। ठीक है, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। लेकिन उसकी जो लॉयल्टी थी उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो अपने आप को वो वफादार दिखा रहा था, यही जो था विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली। ठीक है, यही उसका जो था मेन था कि वो पूरी तरह से लॉयल था उसके लिए, संस्था के लिए, और जो उसकी पूरी जो क्रिएटिविटी थी वो उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा दी थी, अपनी पूरी क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में लगा दी थी, और इसी का उसको मेन एडवांटेज मिला, यही इसका मेन फ़ायदा हुआ कि वो टॉप पे पहुंच गया। ठीक है, उसका टॉप पे पहुंचने का रीज़न वो लॉयल था, और अपनी सारी क्रिएटिविटी और किसी फील्ड में नहीं उसने यूज़ की। ही ओनली यूज्ड हिज क्रिएटिविटी ओनली इन जेमिनी स्टूडियो, ओनली इन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। गॉट इट। देखिए दो क्वालिटी आई हैं। पहली क्वालिटी यहीं पे देख लो, दिख रहा है, एबिलिटी टू लुक चेयरफुल। सेकंड, लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा था, लॉयल था। थर्ड वन, ये तीसरी है, मैंने लिख नहीं रखी, इसको लिख लेना। थर्ड, वेरी क्रिएटिव। ठीक है, चलिए। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, फिल्मों के लिए ही बना हुआ था। हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, या एक आदमी है जो उसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ जब उसने उसे कमांड दी। ठीक है, जब उसे ऑर्डर दिया गया। अब ये वहाँ पे एग्जाम्पल है कि वो आदमी कैसे उससे इंस्पायर हुआ, ध्यान से समझना। ठीक है, ये उसके क्रिएटिवनेस को दिखाता है, उसके टैलेंट को दिखाता है। सीन था, द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। ठीक है, एक चूहे को शेरनी से पानी के नीचे लड़ना था, एंड किल्स हर, और शेरनी को मारना था। किसने मारना था, रेट ने। सिचुएशन समझना, उल्टा मत समझना। ठीक है, देखिए लड़ाई किस किस की होनी थी, रेट की और टाइग्रेस की। ये सीन था मूवी के अंदर बेटा, ये रियलिटी नहीं है, सीन था मूवी के अंदर। रेट और टाइग्रेस की लड़ाई होनी थी, और रेट किसको मारना था सीन में, टाइग्रेस ने मरना था। मरना किसने था, टाइग्रेस ने। ठीक है, ये सीन था। देखिए आगे क्या होता है। देन
बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन उसे तो मार देता है रेट टाइग्रेस को, लेकिन जो उसके कब्स होते हैं ना, उसके यंग वंस होते हैं, यंग वन समझते हो, उसके छोटे बच्चे, ठीक है, उसके जो छोटे बच्चे हैं उन पे उसे दया दिखानी थी। टेंट्स होता है बेटा ट्रीट दैम लविंगली, ठीक है, यहाँ पे ट्रीट्स कह सकते हैं टेंट्स को, ट्रीट्स दैम लविंगली, उन्हें बड़े प्यार से ट्रीट करना था। इस तरह से सीन में करना था कि चूहे ने माँ को तो मार दिया, शेरनी को तो मार दिया, और शेरनी के बच्चों को बड़े प्यार से रख रहा है चूहा। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, प्रोड्यूसर वुड से, एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ रेड pouring अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। प्रोड्यूसर ने बोल दिया अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, ठीक है। प्रोड्यूसर वुड से कि आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, प्रोड्यूसर वुड से, बट सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रेड pouring अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ, और लेकिन सुब्बू 4 तरीके निकाल के लाया कि कैसे चूहा pouring दैट गिविंग यू कैन से, कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा अपने उसको अफेक्शन को, लव को विक्टिम के बच्चों पे। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, चिल्ड्रन, मेंशन कर लेना, ठीक है। विक्टिम कौन है यहाँ पे, टाइग्रेस, कि टाइग्रेस के बच्चों पे रेट कैसे अपना प्यार उड़ेल सकता है। उसने 4 तरीके बता दिए। किसने 4 तरीके बता दिए बेटा, सुब्बू ने बता दिए, ठीक है, सुब्बू के टैलेंट की बात हो रही है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, हालांकि वो इम्प्रेस हुआ लेकिन कहा मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्रेसिव होगा। प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 4 more अल्टरनेटिव्स। ये है क्रिएटिविटी। उसने जब 4 को रिजेक्ट कर दिया ना कि नहीं मुझे नहीं लगता ये अच्छे हैं, तो उसने तुरंत 14 और अल्टरनेटिव दे दिए, ठीक है, गेटिंग। चलिए फिर वो कहता है फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, एंड इफ एवर देर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। फिल्म मेकिंग सुब्बू के साथ बड़ी आसान हो जाती थी। जब सुब्बू आसपास हो तो फिल्म बनाना बहुत ईजी है। और ये इंसान जिसने जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन दी है, जेमिनी स्टूडियो को डेफिनेशन दी है, मतलब आज जब सक्सेस पे जहाँ जेमिनी स्टूडियो पहुँचा है ना, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सुब्बू, ठीक है। सुब्बू हैज़, अब देखो मैंने लिख भी रखे हैं, कुछ मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, कुछ आप कर लेंगे। देखिए 4-5 क्वालिटी हैं जो आप प्लीज़ मेंशन कर लेना। एक तो हुआ नंबर 2, मैंने पीछे लिखा था, सारा कट हो गया, गंदा गंदा हो गया। देखिए एक तो हो गया नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, ये बोला। सेकंड हमने कहा उसके रिगार्डिंग उसकी ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने के कारण ही गॉट द chance in Gemini studio, you can say that. And the third one we discussed, he was he always look cheerful in all moments, हमेशा कैसा रहता था, cheerful रहता था, चाहे कैसा भी मोमेंट हो, ठीक है। in all conditions he always look cheerful. And the fourth one, he was tailor made for films, फिल्मों के लिए ही बना था, tailor made for films. एंड वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव, वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड था, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था। एंड द फिफ्थ वन जो हमने अभी पढ़ा, ही गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। उसने डायरेक्शन और डेफिनेशन दी, किसको, जेमिनी स्टूडियो को। जब आप इस तरह से चीज़ों को लिखेंगे, द थिंग्स विल बी ईजी टू यू, आपको चीज़ें सारी ईजी हो जाएंगी। चलिए थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। हम हैं यहाँ पे, हाँ, सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट। अब देखो नेक्स्ट क्वालिटी आ गई, उसकी एक अलग से आइडेंटिटी भी थी। वो किस चीज़ की, वो एक पोइट भी था। दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हाइयर फॉर्म्स, हालांकि वो इतना मतलब कैपेबल था, बहुत ज़्यादा कैपेबल था, कॉम्प्लेक्स और हाइयर फॉर्म्स पोइट्री की लिख सकता था। पोइट्री ऐसे सिंपल नहीं होती लिखनी, पोइट्री की जो है वो 10 to 12 फॉर्म्स होती हैं बेटा लिखने की। अभी तो आपके डिटेल में मैं बता नहीं सकती, लेकिन 10 to 12 तरीके से पोएम लिखी जाती है। तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म चूज़ करता था। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेज, ठीक है। डेलिबरेटली होता है बेटा दैट यू कैन से इंटेंसली, अपनी पूरी, विलिंगली यू कैन से, हिंदी सॉरी सिंपल मैनर में कह सकते हैं विलिंगली, अपनी मर्जी से वो हमेशा अपनी पोइट्री को जो है वो कॉमन मासेज आपका यहाँ पे क्या है, कॉमन पीपल को ही एड्रेस करता था, साधारण लोगों को एड्रेस करता था। ही सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शेडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, लेकिन वो फिल्मों में इतना वो सक्सेसफुल हो गया कि उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट थी वो स्मॉल हो गई। ड्वार्फ्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बोनी, स्मॉल,
ठीक है, ओवरशैडोड दैट कवर्ड, पूरी डार्क हो गई, उसको धुंधला कर दिया, उसकी लिटरेरी अचीवमेंट को क्या कर दिया, धुंधला कर दिया, छोटा कर दिया उसकी फिल्मों की सक्सेस ने। मतलब एक आदमी जिसके अंदर दो क्वालिटी है, फिल्मों वाली भी है और पोइट वाली की है, इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो ये चीज़ क्या हो गई, धुंधली हो गई। ठीक है, चलिए 24 मिनट की हो चुकी है वैसी वीडियो, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और ऐसे उसके क्रिटिक्स भी फील करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरीज पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन एंड आल्सो रोट अ स्पार्वलिंग नोवेल थिलाना मोहनब्बल विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली अटैच्ड कैरेक्टर्स। इसकी ना लैंग्वेज थोड़ी टफ है इस चैप्टर की, इसलिए मैं ज़्यादा भाग नहीं रही, आराम से करा रही हूँ। ही कंपोज्ड बेटा मेड रिटर्न, उसने लगभग जो है वो सच्ची वाली ओरिजिनल स्टोरी लिखी हैं अपनी एक कलेक्शन में, पोएम में। इन दैट ही रेफर्ड फोक रिफ्रेन होता है बेटा सॉन्ग, ठीक है, और पेन को भी कह सकते हैं वैसे रिफ्रेन, वो फोक सॉन्ग की शेप में लिखी हैं वो पोएम्स। एंड आल्सो रोट अ स्प्राउलिंग नॉवल, स्पाउलिंग होता है अ वेरी क्लियर, यू कैन से दैट, उसने बड़ा क्लियर सा एक नॉवल लिखा है जिसका नाम क्या था, थिलाना मोहनब्बाल, ठीक है, थिलाना मोहनब्बाल, जिसकी लगभग विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली अटैच्ड, डेफ्टली का मतलब होता है बेटा स्किलफुली, ठीक है, अटैच्ड का इन अ वेरी क्लियरली, ठीक है, बड़े क्लियर मैनर में, स्किलफुल मैनर में उसने सारे कैरेक्टर्स को, लगभग दर्जनों कैरेक्टर्स को उसके अंदर रिप्रेजेंट किया है। हालांकि रिप्रेजेंट तो स्पार्लिंग उसमें था, बड़ा मिक्सिंग सी लग रही थी बहुत सारे कैरेक्टर्स की, लेकिन बहुत अच्छे से दर्जनों कैरेक्टर्स को उसने वहाँ पे स्किलफुली रिप्रेजेंट किया उस पोएम के। और जो इस नॉवल के अंदर जो उसने थिलाना मोहनब्बाल में लिखी, मतलब उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जो फोक सॉन्ग के उसमें लिखी हैं, ठीक है, लोकगीत के, और फिर एक नॉवल लिखा और उस नॉवल के अंदर उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स को बड़े स्किलफुल मैनर में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, डेफ्टली का मतलब हुआ स्किलफुली बेटा, अटैच्ड दैट क्लियरली, सॉरी एज्ड क्लियरली मैंशनड, क्लियर। अब देखिए लास्ट लाइन है, बस मैं यहीं तक पढ़ूंगी। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, नहीं ये अलग पॉइंट है, बस ये नहीं पढ़ूंगी, ये आपका बाद वाले उसमें लेके जाएंगे। बस आज तक इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक कर लो कैरेक्टर्स तक, ये आगे पढ़ेंगे। हमने जो क्वालिटीज़ की हैं उसमें उसको एक पोइट भी पढ़ लिया, देखो ये सारी क्वालिटीज़ हमने की हैं, फिर से दिखा देती हूँ, लिखा है गंदा गंदा सा थोड़ा, यहाँ तक हो गया था। गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द स्टूडियो एंड नाउ हिज लिटरेरी अचीवमेंट, ही वॉज अ पोइट आल्सो, ही वॉज अ राइटर ऑल्सो, वो एक पोइट भी था और राइटर भी था। पोएम लिखी हैं उसने और नोवेल्स भी लिखे हैं, नोवेल का तो नाम भी दे रखा है जो उसने नोवेल लिखा है, क्लियर। चलिए आज हमने सुब्बू के बारे में इतना ही पढ़ा। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस ऑन, एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू सो मच। देखो बेटा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।